नमस्ते विद्यार्थियों, फाल्गुन महिला पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमारा वो पुराना टॉपिक ही चल रहा है। पहले हमने पढ़ा था कि प्रतिस्थापन की दर क्या होती है, प्रतिस्थापन की दर कितने प्रकार की होती है। तो कुल मिलाकर प्रतिस्थापन की दर जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली जो होती है वो प्रतिस्थापन की स्थिर दर होती है, दूसरी वर्तमान होती है और तीसरी हमारे पास ह्रासमान प्रतिस्थापन की दर होती है। तो हमने स्थिर के बारे में और वर्तमान के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है। इस बार जो हम पढ़ने वाले हैं तो ह्रासमान पढ़ने वाले हैं। फिर से विद्यार्थी एक बार बता देता हूँ, प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है एक के स्थान पे दूसरा। इंसान का बजट फिक्स होता है, किसी भी चीज़ के संसाधन जो भी फिक्स होंगे। तो आप अगर एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते हो तो दूसरी वस्तु का उत्पादन आपको कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो संसाधन फिक्स है, या तो आप ये वस्तु बना सकते हो या वो वाली वस्तु बना सकते हो, या आप ये कर सकते हो कि कुछ वस्तुएं जो है प्रथम वस्तु का उत्पादन कर लो, उस वस्तु में आप द्वितीय वस्तु का उत्पादन कर लो। अगर आप प्रथम वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते हो तो द्वितीय वस्तु जो है उसका उत्पादन हमें कम करना पड़ेगा। तो द्वितीय वस्तु का जो उत्पादन कम कर रहे हो वो कौन सी मात्रा में कर रहे हो, ये डिसाइड करती है कि आपकी जो प्रतिस्थापन की दर है वो कौन सी है, वो प्रकार कौन सा आ रहा है। तो हमने इससे पहले स्थिर का और वर्तमान का पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्रासमान प्रतिस्थापन की दर। ह्रासमान प्रतिस्थापन की दर क्या होगी, एक बार बोर्ड पे देखेंगे। इसका हमने थोड़ा सा अर्थ लिखा है विद्यार्थियों, इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। प्रथम वस्तु के उत्पादन वृद्धि करने पर, अर्थात आप प्रथम वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते हो, करने पर द्वितीय वस्तु की घटती हुई दर से, विद्यार्थियों नोट कर लो इस बात को कि द्वितीय वस्तु की घटती हुई दर से, अर्थात जब आप प्रथम वस्तु की प्रथम वस्तु जो है इसकी 1 इकाई बढ़ाओगे तो आपको द्वितीय वस्तु जो है उसकी ज़्यादा इकाई छोड़नी पड़ेगी। फिर आप प्रथम वस्तु की दूसरी इकाई बनाओगे तो पहले की तुलना में जो द्वितीय में हमने पहले ज़्यादा इकाइयाँ छोड़ी थी उसकी तुलना में कम इकाइयाँ छोड़नी पड़ेगी। जैसे आपने x वस्तु का उत्पादन 1 इकाई बढ़ाई तो y वस्तु का आपकी 5 इकाइयाँ छोड़नी पड़ी। फिर आपने x वस्तु की है ना 1 और इकाई बढ़ाई तो y की जो है इस बार 4 इकाइयाँ छोड़नी पड़ी। जब आप x वस्तु की तीसरी इकाई बनाओगे तो y वस्तु की आपको 3 इकाइयाँ छोड़नी पड़ रही है। अर्थात हम इकाइयाँ छोड़ तो रहे हैं, y जो वस्तु है उसकी इकाइयाँ छोड़ रहे हैं लेकिन घटती हुई दर से छोड़ रहे हैं। अर्थात उसमें ह्रास होता जा रहा है, वो निरंतर घटती जा रही है। तो ये घटना जो है इसका, ये जो ह्रास हो रहा है, इसी ह्रास के कारण हम इसे क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन की ह्रासमान दर कहते हैं। ठीक है, कि जैसे जैसे आप प्रथम वस्तु का उत्पादन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आप द्वितीय वस्तु जो है उसके उत्पादन में स्वतः ही कमी होती जाएगी, और वो जब कमी होगी वो निरंतर घटती हुई दर से कमी होगी। इसलिए मैंने यहाँ पर लाल पेन से पहले लिखाया है कि घटती हुई दर से, अर्थात आप जैसे प्रथम वस्तु का उत्पादन बढ़ाते जाओगे तो द्वितीय वस्तु जो है आपकी y वस्तु जो है उसमें निरंतर कमी देखने को मिलेगी और घटती हुई दर से कमी देखने को मिलेगी। पहले आपने 5 इकाइयाँ छोड़ी, जब आपने x वस्तु की 1 इकाई बढ़ाई, फिर आपने x वस्तु की दूसरी इकाई बढ़ाई तो y की आपको 4 ही छोड़नी पड़ी। तो घटती हुई दर से छोड़िए, पहले 5 इस बार 4 छोड़िए, घटती हुई दर से छोड़ दिए। फिर आप x वस्तु की तीसरी इकाई बनाओगे, ठीक है, तो आपको y वस्तु की 3 इकाइयाँ छोड़नी पड़ी है। तो प्रथम वस्तु में 5 छोड़ी, द्वितीय में 4 और तृतीय में हम 3 इकाई छोड़ रहे हैं। और यहाँ पे क्या बन रहा है, x में एक वस्तु के उत्पादन के लिए, तो एक वस्तु का उत्पादन किया 5 छोड़ी, दूसरे वस्तु का उत्पादन किया 4 छोड़ी, तीसरी वस्तु का उत्पादन किया 3 छोड़ी,
तो हमें इकाइयों को परित्याग तो करना पड़ रहा है। y वस्तु के अंदर इकाइयों का परित्याग तो हम कर रहे हैं, लेकिन घटती दर से कर रहे हैं। तो ये हार्स जो हो रहा है, इसी हार्स के कारण हम इसे कहते हैं हार्समान अवसर लागत में प्रतिस्थापन की दर। ठीक है, अब इसकी परिभाषा पूरी पढ़ लेते हैं विद्यार्थियों। जब हम इसका अर्थ पढ़ लेंगे, इसकी परिभाषा पढ़ लेंगे, तो हमारा जो छोटा मोटा कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगा। देखते हैं विद्यार्थियों, एक बार मैं पूरी परिभाषा पढ़ रहा हूँ, एक बार एक्सप्लेन थोड़ा बाद में कर देंगे। प्रथम वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करने पर द्वितीय वस्तु की घटती हुई दर से, द्वितीय वस्तु की घटती हुई दर से वस्तुओं का उत्तरोत्तर त्याग ही, आप जो द्वितीय वस्तु जो है उसकी घटती हुई दर से हम क्या करेंगे, वस्तुओं का उत्तरोत्तर क्या करेंगे, परित्याग ही हार्समान प्रतिस्थापन की दर कहलाती है। इसे हम क्या कहेंगे, हार्समान प्रतिस्थापन की दर कहेंगे। अब विद्यार्थी देखना, ये इंपॉर्टेंट है। यह दर वस्तुओं की उत्पादन संख्या पे निर्भर करती है। अर्थात आप जैसे जैसे वस्तु का उत्पादन, प्रथम वस्तु का उत्पादन बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे जो द्वितीय वस्तु जो होगी, y जो वस्तु होगी, उनमें कमी देखने को मिलेगी, घटती हुई दर से कमी देखने को मिलती है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन की हार्समान दर कहते हैं। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, इसको पूरा समझने के लिए हमने एक सारणी बनाई है, उस सारणी को हम देख लेते हैं एक बार। पहला जो सारणी का जो है, हमने उसमें लिखा है उत्पादन संयोग। उत्पादन संयोग हमने क्या क्या लिया विद्यार्थियों, A, B, C, D, E और F तक लिया है। अब आता है X वस्तु। X वस्तु कौन सी है विद्यार्थियों, हम X वस्तु ने जीरो चालू की है। जीरो क्यों की है, क्योंकि Y वस्तु जो है पूरे संसाधन जो है व्यक्ति के पास, तो पूरे संसाधन Y वस्तु पे खर्च कर रहा है। तो Y वस्तु पे पूरा संसाधन खर्च कर रहा है, तो X पे वो कुछ खर्च नहीं कर पाएगा, तो X का जो उत्पादन जो होगा वो जीरो होगा। इसलिए यहाँ पर X वस्तु जो है वो पहला जीरो है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, अर्थात ये उत्पादन को, X वस्तु जो है उत्पादन को बढ़ाता जा रहा है। X वस्तु का उत्पादन निरंतर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास है Y वस्तु। मैंने आपको पहले बताया है कि अगर एक वस्तु जो है उसका उत्पादन बढ़ाओगे तो एक वस्तु का उत्पादन आपको कम करना पड़ेगा, अर्थात हमें कम से कम दो वस्तुएं लेनी पड़ेगी। उदाहरण के लिए एक सारणी के लिए, तो पहली वस्तु जो हमने ली है वो ली है X वस्तु 1 और दूसरी ली है हमने Y वस्तु 2। ये दूसरी वस्तु है, ठीक है विद्यार्थियों। तो Y वस्तु ने लिया है 15, 10, 6, 3, 1 और 0 लिया है, ठीक है विद्यार्थियों। यहाँ पर लिखा हुआ है सीमांत प्रतिस्थापन की दर। फिर से बोल रहा हूँ, सीमांत प्रतिस्थापन की दर। सीमांत पे क्यों लेना है कि हम एक एक इकाई के उत्पादन की वृद्धि को पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसमें लागत में क्या फर्क आता है, इसलिए हम सीमांत से लेते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन की दर। तो कैसे निकल के आएगी, अब हम देख लेते हैं सारणी से। विद्यार्थियों सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सारणी को अच्छी तरह समझ लें ताकि आपका पूरा टॉपिक जो होगा प्रतिस्थापन की दर वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। देखते हैं बोर्ड पर, जब किसी संस्था के पास, या आप अपना खुद का स्वयं का उदाहरण ले लो कि आप किसी कंपनी के ओनर हो, किसी कंपनी के स्वामी हो, आप किसी कंपनी के मालिक हो, आप क्या करोगे, बजट फिक्स है आपके पास, आप सारा बजट जो है 15 वस्तुओं पर खर्च कर रहे हो, अर्थात Y की आप 15 वस्तुएं बना रहे हो। जब आप सारे संसाधन Y वस्तु पे खर्च कर रहे हो तो X का उत्पादन क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं विद्यार्थियों, X का उत्पादन क्या है हमारे पास, 0 है। लेकिन द्वितीय स्थिति में आपको ये लगता है कि मुझे X वस्तु जो है उसकी कम से कम एक इकाई तो बनानी चाहिए, तो आपका संसाधन तो फिक्स है, संसाधन को आप बढ़ा नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, Y वस्तु में कमी लानी पड़ेगी। अब आपको डिसाइड करना है
कि मैं y वस्तु की कितनी मात्रा छोड़ूं या कितनी इकाइयां छोड़ूं ताकि मैं x वस्तु की एक इकाई बना सकूं। तो देखेंगे बोर्ड पर, ये x वस्तु की एक इकाई बनाना चाहता है, तो इसने क्या किया है, y वस्तु जो है उसकी कितनी इकाइयां छोड़नी पड़ी, इसको 5 इकाइयां छोड़नी पड़ी। कैसे देखेंगे विद्यार्थियों, ये 15 और 10 अर्थात कितने का अंतर है, दोनों के बीच में 5 का अंतर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि y जो वस्तु है उसे 5 इकाइयों का परित्याग करना पड़ा है, इसके लिए x की एक वस्तु बनाने के लिए। अब इसके मन में आता है कि मैंने x की एक वस्तु बनाई है, क्यों ना मैं x की एक और वस्तु बनाऊं। ठीक है, कोई बात नहीं विद्यार्थियों, बना लो। चलो x जो है वो एक और वस्तु बना लेता है, तो वस्तु क्या निकलती है, बनती है हमारे पास 2 वस्तु हो गई ना, एक हमने पहले बना ली और एक अभी बना ली है, तो 2 वस्तुएं हो गई है। तो अब इन दोनों के बीच का अंतर क्या आ रहा है विद्यार्थियों, देखिए एक बार, इनके बीच का अंतर आ रहा है 4 का। तो क्या देखने को मिल रहा है हमें ये देखने को मिल रहा है, जब उसने प्रथम वस्तु बनाई थी तो y ने 5 इकाइयां छोड़ी थी, लेकिन अब इसने क्या कर रहा है, द्वितीय वस्तु जो बना रहा है तो उसको 4 इकाइयां छोड़नी पड़ रही है, अर्थात 5 में और 4 में कितने का ह्रास हो गया, 1 का ह्रास हो गया है, 1 की कमी हो गई है। उसी प्रकार से अगर वो x की 3 इकाइयां बनाता है, x की 3 इकाइयां बनाता है तो उसे कितनी छोड़नी पड़ रही है, अब 6 में और 3 में कितने का अंतर है विद्यार्थियों, 3 का। अर्थात अगर ये x की 3 इकाइयां बनाता है तो y की भी इसको 3 इकाइयां छोड़नी पड़ती है। जो y की भी 3 इकाइयां छोड़ रहा है और x की भी 3 इकाइयां छोड़ रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आ रहा है, तीनों में अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ पर एक वस्तु इसने बढ़ा दी है और यहाँ पर 3 वस्तु इसको छोड़नी पड़ी है। उसी प्रकार से x ये चाहता है कि मैं एक वस्तु और बनाऊं, अर्थात मैं 4 वस्तुएं बनाऊं। तो अगर ये 4 वस्तुएं बनाना चाहता है तो y की कितनी वस्तुएं छोड़नी पड़ रही है विद्यार्थी, देखेंगे एक बार, इसे y की 2 वस्तु छोड़नी पड़ रही है। ठीक है, उसी प्रकार से 5 इकाइयां बनाना चाहता है तो इसकी कितनी इकाइयां छोड़नी पड़ रही है, 1, अर्थात अब इसके पास कुछ भी नहीं बचने वाला है। इस प्रकार से क्या समझ में आ रहा है हमें विद्यार्थियों, ये समझ में आ रहा है कि जब y वस्तु जो है हम पूरा संसाधन इस पे खर्च करते हैं तो x की 0 हो जाएगी। जैसे जैसे हम x का उत्पादन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे y वस्तु जो है इनकी इकाइयों का परित्याग करना पड़ता है। इन परित्याग जो हम कर रहे हैं वो घटती हुई दर से कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि x की हमने एक इकाई बनाई तो हमने 5 वस्तुओं का परित्याग किया y का। हमने जब x की एक और वस्तु बनाई है तो हमने यहाँ पर 4 वस्तुओं का परित्याग किया है, y वस्तु जो है उसके 4 वस्तुओं का परित्याग किया है। तो पहले 5 का किया एक इकाई के लिए, अब एक इकाई और बढ़ाई तो 4 का परित्याग किया है, फिर x की हमने एक और इकाई बनाई तो 3 का परित्याग किया। तो घटती हुई दर से हम क्या कर रहे हैं, y वस्तुओं का परित्याग कर रहे हैं। ये घटना, ये ह्रासमान, ये ह्रास जो हो रहा है, इसी ह्रास के कारण कहते हैं ह्रासमान प्रतिस्थापन की दर। या आपके 11th क्लास से लेकर एमकॉम, जब तक आप एमए एमकॉम पढ़ोगे तब तक ये टॉपिक आपके एग्जैक्टली ऐसे का ऐसा रहने वाला है, इसलिए आप इस टॉपिक को छोड़े ना, अच्छी तरह से समझ लें। अब आते हैं सीमांत प्रतिस्थापन की दर जो आती है, जो अनुपात निकल के आता है वो क्या आता है, हम ये अनुपात पहले पढ़ चुके हैं विद्यार्थी। देखेंगे यहाँ पर हमने कितनी इकाइयाँ छोड़ी है, 5 छोड़ी है, और x की कितनी बनाई है, 1 बनाई है, तो 5 तो हमने छोड़ दिए वो लिखना है, और 1 हमने बनाई है वो लिखना है। उसी प्रकार से हमने कितनी छोड़ी है, y की 4 छोड़ी है, और 1 वस्तु हमने x की बनाई है, 4:1। उसी प्रकार से हमने क्या किया, 3 इकाइयाँ छोड़ी है और बनाई कितनी है, x की हमने 1 इकाई बनाई है, तो क्या बचा, 3:1। उसी प्रकार से 2:1, इसी प्रकार से 1:1। तो इस प्रकार से वो निकल के आता है, वो निकल के आता है हमें हमारा ह्रासमान प्रत्येक स्थापन दर की ये सारणी बनकर हमारे पास तैयार है। आप जब एग्जाम देने जाओगे तो इस सारणी जो है आपको कंफर्म बनानी है विद्यार्थी।
ये सारणी और ये ग्राफ जो है इसी के आधार पर आपको नंबर मिलने वाला है। ठीक है विद्यार्थियों, और ये सारणी और ग्राफ जो है आपको ये ग्राफ वगैरह जो है इसके लिए आप रूल, रबर, स्केल वगैरह, प्रकार वगैरह सब लेके जाएंगे। एक ज्योमेट्री बॉक्स आप लेके जाओगे साथ में, जो आपको पूरा बनाना है। तब जाके एग्जामिनर जो चेक करने वाला व्यक्ति जो होगा, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, वो आपको सही नंबर दे पाएगा और तभी वो आपका सही आकलन कर पाएगा। आप में बड़ी बहुत बुद्धि वाले व्यक्ति हो, आपको बहुत कुछ आता है, परंतु उस एग्जामिनर को पता नहीं कि आप कितने बुद्धिमान हो। आपको अपनी कॉपी में दिखाना पड़ेगा कि आप में कितना दिमाग है, कितनी बुद्धि है। वो आपकी कॉपी को देखकर वो आपको नंबर देगा, वो आपकी बुद्धिमत्ता का टेस्ट उस कॉपी जो होगी उसके द्वारा करेगा। इसलिए आपको अपनी कॉपी में दिखाना है कि आप कितने एबल हो, कितने अनेबल हो। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखिए विद्यार्थी, अब हम इसकी क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ देखेंगे, उसमें ग्राफ में जो हमने यहाँ पर ये अनुपात लिया है उसी अनुपात का ये ग्राफ बना हुआ है। कैसे देखिए, जो y वस्तु जो है उस y के हमने क्या छोड़ी है, 5 वस्तुएं छोड़ी, 4 छोड़ी, 3 छोड़ी, 2 छोड़ी, 1 वस्तु छोड़ी है। वैसे हमने ये देखो y का 5, 4, y3, y2, y1। तो उसी प्रकार से हमने x की कितनी वस्तु बनाई है, एक एक वस्तु हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो पहले हमने x की 1 वस्तु बढ़ाई, फिर x की 2 वस्तु बढ़ाई, अतः एक और बढ़ा दी है तो 2 हो गई। फिर हमने एक और वस्तु बनाई x की, 3 वस्तु हो गई। फिर हमने x की एक और वस्तु बनाई, 4 हो गई। जब हम x की एक और वस्तु बना रहे हैं तो कितनी हो गई, 5x की हो गई है। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, हमने 5x की वस्तुएं बनाई है। ठीक है, तो अब कहेंगे हम x की 5 इकाइयाँ छोड़, y की हम 5 इकाइयाँ छोड़ेंगे तो हम x की 1 इकाई बना पाएंगे। तो हमारा ग्राफ क्या बनेगा, x पर पॉइंट लगाएंगे इसका 1 का, और y पर y5 का, उसको मिला देंगे आपस में। उसी प्रकार से y की 4 इकाइयाँ छोड़ेंगे तो x की 2 इकाइयाँ बन जाएगी। इसका भी क्या करेंगे, लाइन खींचते हुए ग्राफ बना देंगे, ड्रॉ कर देंगे। y की हम 3 इकाइयाँ छोड़ेंगे तब आपके x की 1 इकाई और बन जाएगी, अर्थात x की 3 इकाई उत्पादन करने के लिए आपको y की भी 3 इकाई छोड़नी होगी। अब देखने वाली बात यह है कि आपका जो कॉलम बनेगा, ये कॉलम जो बनेगा आपका, ये कॉलम बिल्कुल चौकोर बनना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि x की हम 3 इकाइयाँ उत्पादन कर रहे हैं और y की भी हमें 3 उत्पादन इकाइयाँ जो है वो छोड़नी पड़ रही है। ये कॉलम आपका बिल्कुल सिंपल बनेगा, बिल्कुल चौकोर बनेगा। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं विद्यार्थियों। y के 4 वस्तु बना रहे हैं, हमें कितनी छोड़नी पड़ रही है, 2 वस्तु छोड़नी पड़ रही है। इसकी y की अगर x की आप 4थी वस्तु बना रहे हो तो ठीक है। अब x की आप 5वीं वस्तु बना रहे हो तो y ऑटोमेटिक 0 पर आ जाएगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे पास जो भी संसाधन है वो हम x वस्तु को बनाने पर खर्च कर रहे हैं। जब पूरे संसाधन आप x वस्तु के बनाने पर खर्च कर दोगे तो y वस्तु क्या हो जाएगी विद्यार्थियों, 0 हो जाएगी। इस प्रकार से आज जो हमने पढ़ा है वो हार्समान प्रतिस्थापन की दर पढ़ा है, जो एक अवसर लागत सिद्धांत जो है हमारा, उसका बेस है। ये हमने पहले 11th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या पता फिर भी एक बार मैंने और पढ़ा दिया है ये कि सभी प्रकार की क्लास जो इकोनॉमी की क्लासेज है, ये सभी प्रकार की क्लासों के लिए पढ़ना जरूरी है। चाहे 11th क्लास हो, 12th हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, इकोनॉमी की कोई भी क्लास हो, या बीएससी में हो या बीए में हो या बीएड में हो या कॉमर्स में हो, ये चीज़ सब में आती है, सबके लिए ज़रूरी है पढ़ना। कि जब तक आपको प्रतिस्थापन की दर समझ में नहीं आती और सीमांत लागत, सीमांत उत्पादन वगैरह समझ में नहीं आता, तब तक आप इकोनॉमी का सही आकलन नहीं कर सकते, सही रूप से आप इनको नहीं पढ़ सकते। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपका प्रतिस्थापन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। कुल मिला के इसके 3 टॉपिक बने, 3 वीडियो बने हैं। ये 3 वीडियो जो है मैंने डाल दिया है, ये तीसरा वीडियो। ठीक है विद्यार्थियों, इसको एक बार पढ़ते हैं। धन्यवाद।